अनामिका अपनी सासू माँ शारदा के साथ पानी पूरी बेचा करती थी। इस बात से सब उन्हें बहुत चिढ़ाया करते थे। पहले जेवर पहन पहन के बहुत घूमते थे, अब क्या हो गया? अब क्यों पानी पूरी बेच रहे हो? इस तरह वो उनके मजाक उड़ाते हुए कहता है। उसकी बातें सुनकर अनामिका और शारदा बहुत दुखी हो जाते हैं। इस बीच एक व्यक्ति उनके पास आकर कहने लगता है, आप चिंता ना करें, कुत्ते तो भौंकते ही है। वो छोड़िए, क्या मैं जान सकता हूँ आपके परिवार के साथ क्या हुआ? कृपया मुझे बताइए। फिर अनामिका कहने लगती है, क्या बताया? पता नहीं लोग इस तरह से हमारे बारे में क्यों बातें करते हैं। ऐसा वक्त था जब हमने कितनों की मदद की थी। हम बहुत अमीर हुआ करते थे। मेरे पति के बहुत बड़े बड़े व्यापार थे, पर जैसे जैसे व्यापार में घाटा होता गया, हमें बहुत नुकसान हो गया। हमारे बहुत कर्ज हो गए। जो कुछ हमने कमाया था व्यापार में, सब उधार चुकाने में लग गए। बाद में हमने एक छोटा सा पानी पूरी का ठेला शुरू किया और उसी से हम अपनी जीविका चला रहे हैं। अनामिका की बातें सुनकर शारदा कहने लगती है, जबकि हमने सारा कर्ज चुका दिया है। समझ नहीं आता लोग फिर भी इस तरह की बातें हमारे बारे में क्यों करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। इस तरह से कहकर वो दोनों उदास हो गए। उनकी बातें सुनकर वो व्यक्ति कहने लगता है, अरे चिंता मत कीजिए, अच्छा समय जरूर आएगा और आप लोग फिर से अमीर बन जाएंगे। इस तरह से कहकर वो आदमी वहां से चला गया। फिर अनामिका और शारदा दोनों अपने अपने काम में लग गए। शाम तक उनका काम खत्म हो जाता है। दोनों अपना सारा सामान इकट्ठा करके घर वापस जाने लगते हैं। अचानक उन्हें एक डब्बा दिखता है। आज सुबह जो आदमी आया था ना, वो यहीं बैठा था। लगता है उसी का है। वो भूल गया है, कल आएगा तो हम उसे लौटा देंगे। अनामिका की बातें सुनकर शारदा भी हाँ कह देती है। अगले दिन हर रोज की तरह वो फिर से पानी पूरी का व्यापार शुरू कर देते हैं। जा, सब पानी पूरी खत्म हो गया। अनामिका, तुम छोटे छोटे टुकड़े पानी पूरी के उस जार में फेंक दो, मैं घर से नई पानी पूरी ले आती हूँ। शारदा कहती है। अनामिका भी उनकी बातों पर तैयार हो जाती है। ठीक है सासू माँ, अगर वो आए तो हम उसे कहेंगे कि हम ये बाद में दे देंगे उसे। ऐसा कहकर वो छोटे छोटे पानी पूरी के टुकड़े उस डब्बे में फेंकने लगे। जब वो छोटे छोटे टुकड़े पानी पूरी के फेंक रहे थे, उस कैन से उन्हें एक बड़ी पानी पूरी मिलती है। ये देखकर दोनों सास बहू आश्चर्य हो जाते हैं। ये सब देख के वो समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है। तब तक उस डब्बे से छोटी छोटी पानी पूरियों की बरसात होने लगी। सासू माँ, इसका मतलब है कि हमारे सारे कष्ट खत्म होने वाले थे। वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, उनकी वजह से हमें मदद मिली है। वो स्वयं ईश्वर थे। सच कह रही हो, ये असल है अनामिका। ये पानी पूरी खुद से डब्बे में कैसे आ रहे हैं? सास बहू इस तरह से बातें कर रहे थे और बड़े आश्चर्य हो रहे थे। फिर वो एक बड़ी पानी पूरी देखी और दोनों ही चौंक गए। आप सभी इस बड़ी सी पानी पूरी के पास जाके अपनी मनोकामना बताइए, आप सभी की इच्छाएं पूरी होंगी। इस तरह अनामिका सभी ग्राहकों से कहती है। जो भी ग्राहक वहाँ आए सभी ऐसा करने लगे। जो भी लोग वहाँ आए वो कहने लगे कि ये एक पानी पूरी मशीन है। फिर उस पानी पूरी से हर किसी को अपनी अपनी इच्छाएं वाली चीजें मिल गई। फिर सभी ने अनामिका को पैसे दिए और वहाँ से चले गए। ऐसे ही बहुत से लोग उस जादुई पानी पूरी को सिर्फ देखने के लिए ही आने लगे। पानी पूरी देखने के बाद वो पानी पूरी चखते भी थे। एक दो खाने के बाद उन्हें और पानी पूरी खाने की इच्छा होने लगी, क्योंकि पानी पूरी का स्वाद बहुत ही अच्छा था। सब एक एक करके आने लगे और लंबी लाइन लगाने लगे। ये सारी चीजें देखकर शारदा और अनामिका आश्चर्य हो रहे थे। सासू माँ, हमने इस चीज की बिल्कुल कल्पना भी नहीं की थी। पता नहीं कितने पैसे मिल रहे हैं। बहुत सारे पैसे हो गए हैं। हम उन्हें कब गिनेंगे सासू माँ? कुछ दिनों के बाद पूरे घर में पैसे ही पैसे हो गए। 2 दिन मेहनत करने के बाद उन्होंने सारे पैसों को गिना। पैसे गिनने के बाद उन्हें 10 लाख रुपए मिले। हे भगवान,
हमने एक हफ्ते में 10 लाख रुपए कमाए हैं। सच में वो जादुई इंसान था। अगर आप ये सहायता ना किए होते तो ये चमत्कार ना होता। इस तरह अनामिका ईश्वर से प्रार्थना करती है। फिर से वो पहले जैसे अमीर हो जाते हैं। अनामिका इस विषय के बारे में बताते हुए अपने पति को संदेश भेजती है। फिर वो लौट के आते हैं और वो सब मिलके पानी पूरी का व्यापार करने लगे। सभी रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग देखकर आश्चर्य हो रहे थे। देखो कितने परिश्रम करके वो अपने पानी पूरी का व्यापार इतना बड़ा किया। इस तरह उनके पीछे भी लोग बातें करने लगे। अनामिका और शारदा ये सारी चीजें देखकर कहते हैं, ये लोग कैसे हैं? पैसे रहे तो भी बातें करते हैं, पैसे ना रहे तो भी बातें करते हैं। एक बात तो साफ है, पैसे हो चाहे ना हो, हमें वहीं के वहीं रहना है। पर परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, ईश्वर हमें हमेशा आशीर्वाद करेंगे। इस तरह सास बहू ने सोचा। फिर सास बहू मिलके कई गरीबों की भूख मिटाने की कोशिश में लग गए और इस तरह अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। वो श्रीपुर गांव था। वहाँ सासू माँ और बहुरानी अनामिका बड़े स्नेह के साथ रहते थे। अनामिका के पति का नाम था रमेश। रमेश खेती बाड़ी करता था और बहुत ही मेहनती था। वो खेत में सभी प्रकार के सब्जियों को उगाता था। सब्जियां जैसे कि पत्तेदार सब्जियां भी थे। फिर उन सब्जियों को लेकर साइकिल से घूम घूम कर बेचता था। बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे, उस पैसे से शाम में लौटते वक्त किराने का सामान खरीदता था। फिर बरसात का मौसम आया। रमेश बहुत मन लगा के खेतीबाड़ी का काम कर रहा था। सिंचाई के बाद वो खेत में बीज डालने ही वाला था कि वो अपना नियंत्रण खो बैठता है, क्योंकि एक बैल आके उसके पेट में जोर से एक लात लगाता है। रमेश बीमार पड़ गया। सब्जियां नहीं थे। देखते ही देखते सारा खेत नष्ट हो गया। हालांकि उन्होंने कई डॉक्टरों से परामर्श किया, लेकिन रमेश ठीक नहीं हुआ। क्योंकि बैल ने उसे मारा था, वो लगभग मरने ही वाला था। डॉक्टर ने कहा उसे ठीक होने में बहुत समय लग सकता है। क्योंकि अनामिका के पास और कोई चारा नहीं था, वो अपने पति का सेवा करती रही घर पे। सासू माँ शारदा श्रमिकों के साथ खेत में जाके मजदूरी का काम करती है। शारदा के बगल में सिन्हा जी नाम के एक दंपति रहते थे। वे बहुत ही अच्छे इंसान थे और शारदा के परिवार के साथ मित्रता भी थी। रोज की तरह शारदा अपना काम खत्म करके घर पहुंची। तब बरसात का मौसम था। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से पूरा गांव का तालाब टूट गया और गांव पानी में डूब गया। रमेश हिल नहीं सकता था और बिस्तर पर ही लेटा रहता था। अनामिका और शारदा को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। पति रमेश को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए वो कोशिश करने लगे, पर वो रमेश को हिला नहीं सके। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पति को मैं कैसे बचाऊं? पहले वो लगभग मरने ही वाले थे। अब इस बाढ़ में हमें इस परिस्थिति से कौन बचाएगा? हे प्रभु, मेरा बेटा पहले से ही बीमार है। इस स्थिति में मैं उसे कैसे बचाऊं? हमारे घर में दूसरे पुरुष का कोई समर्थन नहीं है। मेरे पति होते तो हमें इस वक्त हिम्मत मिलती। अब हम क्या करें सासू माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो हिलने डुलने की हालत में भी नहीं है और बाढ़ बढ़ी जा रही है। हाय भगवान, कोई नहीं है जो हमें बचा सकता है। सासू माँ, कुछ भी करके हो, हमें उन्हें बचाना ही होगा। हम दोनों बिस्तर के दोनों तरफ उठाएंगे और किसी ऊंची जगह पर जाके उन्हें रखेंगे। ऐसा ही करना होगा। ठीक है बेटा, तुम तो भार उठा सकती हो, लेकिन मुझ में उतनी शक्ति नहीं। सहायता मिलता तो अच्छा होता। ठीक है सासू माँ, सिन्हा अंकल है ना, हम उनसे जाके सहायता मांगेंगे। ठीक है, हम उन्हीं को बुलाएंगे। सावधान सासू माँ, पहले से ही जलमग्न है और बाढ़ भी बढ़ रही है। चिंता मत करो बेटा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ऐसा कहकर शारदा सिन्हा जी के पास जाती है। सिन्हा जी दोनों दंपति सारे सामान और किराने के सामान को एक साथ बांध लेते हैं और सुरक्षित जगह जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। सिन्हा जी, सिन्हा जी, इस तरह वो दूर से कहती है, कृपया मेरे बेटे को बचाइए। बाढ़ की परिस्थिति बढ़ रही है और हम दोनों महिला है। क्या कर सकते हैं हम? किसी तरह आप आके मेरे बेटे को बचाइए। अरे भाभी, आप क्या बात कर रही हैं? मैंने आपसे कभी ना कहा। फिर शारदा के हाथ पकड़ के सिन्हा जी कहते हैं, चलिए चलते हैं। रमेश को जाकर हम उठा लेते हैं।
पद्मावती से भी कहते हैं कि शारदा भाभी के घर चलने के लिए। फिर वो उस तूफान में अपनी पत्नी पद्मावती को भी साथ ले गया। उनके घर में बाढ़ का सारा पानी भर गया था। अनामिका, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? टेंशन मत लो, हम है ना, डरो नहीं। धन्यवाद अंकल जी, आप हैं तो हमें थोड़ी सी हिम्मत होती है। वो हमेशा कहते थे किसी भी मुसीबत में सिन्हा अंकल हमें जरूर मदद करेंगे। अरे बैठ के बात करने का अभी समय नहीं है। आओ हम सब यहाँ से जल्दी निकले, नहीं तो बाढ़ का पानी और भी भर जाएगा। हे ईश्वर, बस मेरे बेटे को बचा लो। मेरा बेटा अगर इस परिस्थिति से निकल गया तो मैं 101 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगी। इस तरह सासू माँ कहती है। अरे सासू माँ, अगर आप इस तरह से बैठ के रोएंगी तो हम सब डूब जाएंगे। आइए मदद कीजिए। इस तरह सभी ने उस पलंग के टांग को पकड़ के धीरे धीरे घर से बाहर निकले। बाढ़ बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे बाढ़ बढ़ती जा रही थी, गांव में जिन लोगों के पास नाव थे वो नाव पर सवार करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज रहे थे। महाशय, मेरे बेटे को कैसे भी बचाइए, मैं आपके सामने भीख मांग रही हूँ। शारदा विनती करती है, पर नाव में पहले से ही 5 लोग सवार थे। बहन जी, ये संभव नहीं है। नाव में पहले से ही 5 लोग सवार हैं। ये नाव डूब जाएगी और हम सब मर जाएंगे। ऐसा कहकर वो चले गए। क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं था, इसीलिए वो बिस्तर उठाए और फिर आगे बढ़ने लगे। वहां उन्होंने रेस्क्यू टीम को देखा। रेस्क्यू टीम देखकर अनामिका कहती है, हमें बचाओ, हमें बचाओ, मेरे पति चलने में असमर्थ है, हमें बचाओ। उसकी आवाज सुनकर रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच जाती है। अनामिका की आवाज सुनकर वहां पर बचाव दल आ गया और उन सभी को नाव में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। आपने मेरे बेटे को बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं भगवान बन के आए हैं आप। इस तरह शारदा उस नाव वाहक से कहने के बाद रोने लगी। अंकल आंटी, आज अगर आप दोनों नहीं आते तो हम शायद जिंदा नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अनामिका, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम तुम्हारे चाचा चाची नहीं है, फिर भी तुम चाचा चाची इतने प्यार से कहती हो ना। अगर हम इतनी मदद भी नहीं करें तो हमारे यहाँ होने का क्या फायदा? मुश्किल समय में अपने लोग ही तो काम आते हैं। तुम चिंता मत करो। जो हुआ सो हुआ, अब हम सुरक्षित हैं। बाढ़ कम होने के बाद हम रमेश को बड़े अस्पताल ले जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, इलाज में कितना भी खर्च हो, मैं सारा पैसा वहन करूंगा। बाद में पैसे लौटा देना। मैं बहुत खुश हूँ। आजकल बहुत से बच्चे अपने माता पिता को नहीं देखभाल कर रहे हैं, वो उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। हमारे बीच खून का रिश्ता ना होने के बाद भी कितनी मदद कर रहे हैं आप। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 100 साल जिए आप। इस तरह शारदा लंबी उम्र की कामना करती है। कुछ दिनों के बाद वो रमेश को शहर के अस्पताल ले जाते हैं। वहां रमेश की पूरी तरह से जांच होने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं अभी के अभी ऑपरेशन कराना जरूरी है, नहीं तो जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही कहते हैं 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करने के लिए। सिन्हा जी से डॉक्टर साहब ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। सिन्हा जी तुरंत गांव जाते हैं और अपने खेत के कागजात को बंधक रख के पैसों की बंदोबस्त करके रमेश का ऑपरेशन करा के उसे घर ले आते हैं। शारदा को जब पता चला कि सिन्हा जी ने अपने जमीन के कागजात को बंधक रखा है उनके बेटे के ऑपरेशन के लिए, तो वो कहती है, अच्छा होता अगर आप मेरे पेट से जन्म लेते। मैं आपको कैसे धन्यवाद कहूँ। वो अपने घुटनों में बैठकर धन्यवाद कहने ही वाली थी कि सिन्हा जी उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, आप मेरी भाभी है, भाभी मान सम्मान होती है, आप ऐसा ना कीजिए। उसके बाद वो सब खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।